नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक अगेन। और हम लोग पहुंच चुके हैं कौन से चैप्टर में? डांसेस विद द फो। ये क्या चीज़ है? थिंक अगेन में 3 पार्ट हैं, उसमें से कौन सा पार्ट है ये? पहला पार्ट क्या है? इंडिविजुअल रीथिंकिंग, कि मैं अकेले अगर किसी डिसीजन को ले रहा हूँ तो मैं इसको और सही कैसे ले सकता हूँ। इस किताब को लिखा है एडम ग्रांट ने। एडम ग्रांट के पास 2 लोग आए थे इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए, पैसा मांगने के लिए। उनको देख करके एडम ग्रांट को लगा ये तो ऐसे लल्लू पंजू हैं, मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। बाद में उनकी कंपनी $1 बिलियन से ज़्यादा की कंपनी बन गई। अगर उसमें पैसा लगा दिया होता तो ये खुद काफ़ी अमीर हो गए होते। आज तक नहीं है, उतने अमीर नहीं बन पाए। ये राइटर हैं, वारबी पार्कर नाम की कंपनी थी। उसी वारबी पार्कर नाम की कंपनी से इंस्पायर्ड कंपनीज इंडिया में है, लेंसकार्ट टाइप की, वो भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हो चुकी हैं। तो इनको लगा होगा कि यार मैंने गलती की। इनको भी यही लगा होगा जो मुझे लगा जब मैंने लखनऊ में प्लॉट लिया, कि मैंने गलती की। बड़ी बड़ी गलतियां जब आदमी करता है और उसको इवैल्यूएट करता है तब ऐसी किताब लिखता है थिंक अगेन, कि क्यों उस मोमेंट पर जब मेरे पास ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का मौका था तो मैंने गलत डिसीजन क्यों लिया। तो सबसे पहली जो सीरीज़ हमने, मतलब सबसे पहला पार्ट जो कवर किया है वो है इंडिविजुअल रीथिंकिंग, मतलब अकेले एक आदमी अपने माइंड में अपने डिसीजंस को सही कैसे कर सकता है। वो पूरा हो चुका है। अब सेकंड पार्ट आ गया, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल रीथिंकिंग, मतलब आपस में कि कैसे एक ग्रुप में हम लोग रीथिंकिंग सही कैसे कर सकें। क्योंकि मैं तो ठीक है, मैंने अपना डिसीजन सही ले लिया, आपको समझा रहा हूँ, आप समझे नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ गरिमा को इस लड़के से शादी करो, ये नौकरी की पढ़ाई करो, ये एग्ज़ाम की तैयारी करो, समझे में नहीं आ रहा है। ये भाई साहब आए हैं यहाँ पर कब से, कितने दिन से आए हैं? 10 दिन हो चुके हैं। एक दिन अपने स्कूल का किताब कोई खोला नहीं है। आर्म चेयर क्वार्टरबैक हैं पढ़ाई के लिए और सुपर कॉन्फिडेंट हैं स्टॉक मार्केट के लिए। मैं ये ताना नहीं मार रहा हूँ, ये हमारा मैं और बड़ी मम्मी दोनों आपके साथ इंटरपर्सनल रीथिंकिंग नहीं कर पा रहे। हम आपको कन्विंस करना, हम आपको समझाना नहीं कर पा रहे। यही सबसे पहला चैप्टर था, हाउ टू विन अ डिबेट एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ रहे हैं कैसे लोगों के साथ बहस करके जीतें, लेकिन वो हारे ना, और लोगों को हम इन्फ्लुएंस कर सकें। आप लोग यहाँ इसलिए तो आए हैं ताकि आपकी ज़िंदगी पे मैं इन्फ्लुएंस डाल सकूँ, कुछ असर दिखा सकूँ। तो यही है इंटरपर्सनल थिंकिंग के साथ में कैसे सोचें। सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा था हरीश नटराजन का, और एक लड़की थी इसका नाम था डेब्रा जो प्रिस्टेट। दोनों के बीच में बहस हुई थी। बहस किस चीज़ पे हुई थी? प्री स्कूल गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि नहीं। हाँ, जो स्कूल होते हैं उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे या ना दे, सस्ती स्कूलिंग करे कि ना करे। और ज़्यादातर लोग किसकी तरफ थे? डेब्रा की तरफ। हाँ भाई, सस्ता करना चाहिए। लेकिन हरीश ने धीरे धीरे लोगों को कन्विंस करना शुरू कर दिया कि ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ गवर्नमेंट पैसा खर्च कर सकती है अगर गरीबी दूर करनी है तो। आज उसी कहानी का आगे का पार्ट है डांसिंग टू द सेम बीट। जब 2 लोग बात कर रहे हैं तो एक तरह से वो शब्दों से डांस कर रहे हैं। डांस म्यूज़िक पे करते हैं, बीट पर करते हैं। बड़ा अच्छा नाम रखा है, डांसिंग टू द सेम बीट। तो देखते हैं उस डिबेट का क्या हुआ आगे। Since the audience started out favoring preschool subsidies, there was more room for change in Harish's direction, but he also had more difficult task of advocating for unpopular position. ऑथर कह रहे हैं भाई स्कूल जो है उसको सस्ता होना चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए। इस बात में ऑडियंस पहले से ही मान रही थी कि ये अच्छा आइडिया है। गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, इस पर कौन नहीं मानेगा। तो शुरू से ही डेब्रा की तरफ लोग थे। हरीश को बहुत ज़्यादा काम करना था। देयर वॉज मोर रूम फॉर चेंज इन हरीश डायरेक्शन। उसको ज़्यादा मेहनत करना था। लेकिन साथ ही साथ हरीश क्या बोल रहा था कि सब्सिडी करना उतनी सही चीज़ नहीं है, और ये एक अनपॉपुलर आइडिया था, लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो हरीश को मेहनत ज़्यादा करना पड़ता। He opened audience's mind by taking a page out of playbook of expert negotiators. तो उसने क्या किया? एक्सपर्ट नेगोशिएटर्स की तरह बात करना शुरू किया। 3-4 दिन की लड़ाई के बाद जब गरिमा की और मेरी दोस्ती हो चुकी
उसके बाद कल फिर से लड़ाई शुरू हो गई, मेरे बीच में नहीं, गरिमा की अपने भाइयों के साथ में। तो मैंने सोचा चलो हम लोग आजकल थिंक अगेन पढ़ रहे हैं और ग्रुप में कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो मैंने याद दिलाने की कोशिश करी तीनों भाई बहनों को, चारों को, कि बताओ एक अच्छा नेगोशिएटर कौन से 4 चीज़ें करता है। चारों ने क्या बोला? अरे भाड़ में गया अच्छा नेगोशिएटर, ये हमको सोने नहीं दे रहा, काम नहीं करने दे रही थी, वो मुझे सोने नहीं दे रहा था, बड़े पापा मैं बताऊँ क्या कर रहा था। इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, मैंने कहा भैया चुप रहो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ही अटैक हो जाएगा। दोनों की आवाज़ अगर सुनती तुम तो कोई नेगोशिएटर काम नहीं कर पाता। मैंने प्यार से पूछा था कि कोई आदमी नेगोशिएट करता है तो कौन से अच्छे नेगोशिएटर्स, 4 क्वालिटीज़ होती हैं उसमें। कौन कौन सी 4 क्वालिटी होती हैं? हम्बलनेस होती है, वेरी गुड। सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है? Curiosity? बताओ भाई। बता रहा हूँ। सबसे पहली थी एक मैं बता रहा हूँ। कॉमन ग्राउंड। अच्छा। सबसे पहली वो लोग थोड़ा सा होमवर्क करके आते हैं कि अगर मुझे आपके साथ नेगोशिएट करना है तो कौन सी चीज़ आप और कौन सी चीज़ मैं दोनों अग्री करते हैं। जब उस बात पर हम शुरू करेंगे बात करना, तब हो सकता है सही तरीके से नेगोशिएट कर सकें। ये लोग मौज मस्ती करना चाहते हैं, तुम सुनना चाहती हो, तो कोई कॉमन ग्राउंड है बात करने की, नेगोशिएट कर सकते हो उनके साथ, इनको कन्विंस कर सकते हो कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, प्लीज़ बहन को सोने देना। राखी तो तुम जानती हो क्या होता है, बहन भाई को बांधती है, बहन भाई को बांधती है, भाई बहन को बांधता है। बहन भाई और क्या चाहती है बहन? कि भाई उसकी रक्षा करे। और नींद मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरी नींद की रक्षा कौन करेगा भैया? ये कॉमन ग्राउंड है, याद दिला देती है अपना इमोशंस। खैर, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा था they actually presented fewer reasons to support their case. अपने केस को सपोर्ट करने के लिए अच्छे नेगोशिएटर्स ज़्यादा बकबक नहीं करते, अपने पत्ते बचा के रखते हैं। और यहाँ पर तो पत्ते फेंके जा रहे थे। आपको बताऊँ बड़े पापा, इसने क्या किया, ये किया, ये किया, ये किया। अरे झूठ बोलती है ये, आवारा लड़की है, सोई पड़ी थी वहाँ जा कर के, पढ़ नहीं रही थी, इंस्टाग्राम चला रही थी। अपने सारे पत्ते निकाल दिए। बस अब छोड़ दीजिए। लेकिन अच्छा नेगोशिएटर होता तो चुप रहता, देखता, सुनता और अपने सही समय पर पत्ते फेंकता। तीसरा पॉइंट क्या था? They brought too many different weapons to the battle. They lost ground not because the strength of their most compelling point, but because the weak. थर्ड कॉन्ट्रास्ट, डिफेंड अटैक स्पाइरल। चाहिए ना? जो अच्छे नेगोशिएटर्स होते हैं वो डिफेंड अटैक स्पाइरल नहीं करते। डिफेंड मतलब अपने आप को बचाना, अटैक मतलब मारना। ये यही हो रहा था यहाँ पर। अच्छा, ये लोग डिफेंड अटैक नहीं करते। ये लोग हमेशा देखते हैं कि भाई बात करें, अटैक डिफेंड नहीं करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। और लास्ट पॉइंट क्या था? क्वेश्चन करते। एक मिनट। Every 5 comments the experts made at least 100 question. वो क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा बताओ बहन, तुम्हें मेरी किस बात से परेशानी, किस बात से हुई, कौन सी चीज़ थी जो मुझे नहीं करना चाहिए था, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं, तो क्या पूछेंगे इससे। तो आप लोग बहुत ही बेकार नेगोशिएटर्स थे। लेकिन हमारे हरीश ने जब डेबरा के साथ बात करना शुरू किया तो उसने एक एक्सपर्ट नेगोशिएटर की तरह अपना काम करना शुरू किया। हरीश स्टार्टेड बाय एम्फेसाइजिंग कॉमन ग्राउंड्स। हरीश ने एकदम शुरू में ही कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर कि कौन सी चीज़ है जो ये लड़की और मैं दोनों अग्री करते हैं, उससे शुरू किया। व्हेन ही टुक द स्टेज फॉर हिज रीबटल, he immediately drew attention to his and Debra's areas of agreement. So he began, I think we disagree on far less than many it may seem. He called out their alignments on problem of poverty and on the validity of some of the studies before objecting to subsidies as a solution. जब उसका मौका आया हरीश का और उसको उस लड़की को हराना है, उसके लॉजिक्स को काटना है, तो उसने सीधे नहीं बोला कि आप ये पॉइंट पर गलत बोल रही हैं ना। उसने सबसे पहले बोला कि कौन कौन सी चीज़ें पर हम दोनों अग्री करते हैं। सबसे पहली, आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं कि दुनिया में से गरीबी हटनी है। उस लड़की को हटा दिया उसके पोजीशन से। बात हो रही थी कि एजुकेशन सब्सिडी होनी चाहिए और ये लेकर चला गया कॉमन ग्राउंड्स पे
कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है गरीबी हटनी है। उसको पता भी नहीं चला उस लड़की को कि उस कॉमन ग्राउंड से वो अपने पॉइंट से हट गई। ये ऐसे ही है जैसे आप मेरे पास आए, आप बोले बड़े पापा मुझे पढ़ाई करने के लिए ये एक टैबलेट खरीदना है, कंप्यूटर खरीदना है, और मैं आपसे कहूँ बेटा तुम्हें पता है तुम पढ़ाई करोगे टैबलेट कंप्यूटर से हमारी गरीबी दूर होगी, तो उसके लिए मुझे क्यों गरीब बना रहे हो? तुम भी गरीब हो जाओगे, मैं भी गरीब हो जाऊँगा। ऐसा कुछ बोल करके हटा दिया। कॉमन ग्राउंड को पकड़ा उसने। वो मना नहीं कर सकती थी, कोई नहीं मना कर सकता था कि दुनिया में गरीबी नहीं होनी चाहिए। We won't have much luck changing other people's mind if we refuse to change ours. ऑथर कह रहे हैं, सुनिए, आज हमारे पास रिम्पी स्कैन में और यहाँ पर भी रोज़ माइंड चेंज करने की कोशिश करते हैं हम लोगों को। हम आशीष को या लैब में या कलेक्शन में या डीप नॉलेज में जब हम किसी को बोलते हैं यार ये काम मत करो ऐसे करो, तो हम उस आदमी का माइंड चेंज करने की कोशिश करते हैं। ऑथर कह रहे हैं अगर हम दूसरे का माइंड चेंज करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे अगर हम अपना खुद का माइंड चेंज करने को तैयार नहीं है। वी वोंट हैव मच लक चेंजिंग अदर पीपल्स माइंड इफ वी रिफ्यूज टू चेंज आवर्स। हम खुद बदलने को तैयार नहीं तो सामने वाले को कैसे बदलेंगे? वी कैन डेमोन्स्ट्रेट ओपननेस बाय एक्नॉलेजिंग वेयर वी अग्री विथ आवर क्रिटिक्स एंड इवन वॉट वी हैव लर्न फ्रॉम देम। हम दिखा सकते हैं कि हम खुद बदलने को तैयार हैं भाई। हम ओपननेस दिखाएंगे, एक्नॉलेज करेंगे, मतलब हाँ बोलेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम अग्री करते हैं अपने क्रिटिक से। क्रिटिक कौन होता है? जो गलतियां बताता है आपकी, जो आपकी बुराई करता है। और प्लस उसको ये भी कहेंगे कि मैंने आपसे ये चीज़ सीखी है, आपसे सीखी ये चीज़। अगर मुझे आशीष को बदलना है, शुभम को बदलना है, या किसी भी XYZ को बदलना है, तो मैं उसको बोलूँगा यार तुमने ये पॉइंट बहुत अच्छा काम किया, ये तो मुझे आइडिया आया नहीं और मैंने सीख लिया, थैंक यू यार। तब उसको लगेगा यार मैंने इसको बदला। Then when we ask what views they might be willing to revise, we are not hypocrites. और तब हम उसको बोलेंगे यार लेकिन ना शायद तुम्हारे इस वाले आइडिया में, इस ओपिनियन में कुछ गड़बड़ी है, तुम बदलना हो तो बदलो। उसको लगेगा कि यार जब मेरा आइडिया से ये बदल सकता है तो क्या पता इसके आइडिया से मैं भी कुछ फ़ायदा उठा सकूं। Then when we ask what views they might be willing to revise, हम उसको ये नहीं कहेंगे बदलो, हम उसको कहेंगे इसको रिवाइज करके देख सकते हो, बदल के देख सकते हो। तो हम हिपोक्रेट नहीं है। हिपोक्रेट मतलब जो होता है धोखेबाज, दोगला, बोलता कुछ है करता कुछ है, तो आप हिपोक्रेट लगेंगे नहीं। कन्विंसिंग अदर पीपल टू थिंक अगेन इजंट जस्ट अबाउट मेकिंग अ गुड आर्ग्यूमेंट। सुनिए, अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं किसी बात के लिए, उसको भरोसा दिलवाना चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि आपकी बात मान ले, तो ये खाली अच्छी बहस का मुद्दा नहीं है कि आप अच्छे से बहस कर लो। It's about establishing that we have the right motives in doing so. जब आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा मोटिव सही है। ये मोटिव क्या चीज़ होती है? मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी चाहत। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी गरिमा खुश है, लेकिन जब वो नाराज़ होती है तब उसको लगता है कि एज पेरेंट हमारी मोटिव ये है कि गरिमा को धक्का मार के घर से बाहर निकाल दें। मोटिव एक तरह से गोल को भी कह सकते हैं। हाँ, मोटिव मतलब लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल, जैसे कोई आदमी आपके यहाँ आए एकदम शरीफ आदमी बन के, लेकिन असल में उसका मोटिव है कि इस घर के सारे राज जान जाऊं और उसके बाद चोरी करके भाग जाऊं। बावर्ची तो अच्छी फिल्म थी, उसमें अच्छा आदमी था, लोगों ने ऐसा इंटरप्रेट। लास्ट में उसको देखिए जैसे उसने किया, देखिएगा बड़ा खतरनाक सीन था उसका लास्ट का। नहीं, मोटिव समझ रहे हैं? मोटिव मतलब जो लंबे समय में आप प्लान करते हैं। अगर आप सामने वाले को ये भरोसा दिला सकें कि ठीक है मैं आपसे अलग बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा मोटिव वही है जो आपका मोटिव है, तब सामने वाला भी आपके ऊपर भरोसा करना शुरू कर देगा। भाई आप भी पैसा कमाना चाहते हैं, मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ। आप भी मरते समय सुकून में मरना चाहते हैं, मैं भी मरना चाहता हूँ सुकून में। अगर हम दोनों का सेम मोटिव है तो हम दोनों भरोसा कर सकते हैं दूसरे के ऊपर। तो बहस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिव, आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिव। व्हेन वी कंसीड दैट समवन एल्स हैज़ मेड अ गुड पॉइंट, वी सिग्नल दैट वी आर नॉट प्रीचर्स, प्रोसिक्यूटर्स और पॉलिटिशियन ट्राइंग टू एडवांस एन एजेंडा। जब हम किसी को कहते हैं, कंसीड मतलब जब हम मानते हैं, कहते हैं समवन एल्सेस हैड मेड अ गुड पॉइंट, जब कहते हैं यार तुमने ये बड़ा अच्छा पॉइंट बताया,
तब हम उसको ये सिग्नल दे रहे हैं कि हम प्रीचर नहीं हैं, प्रोसिक्यूटर नहीं हैं, पॉलिटिशियन नहीं है। क्यों, कैसे बताते हैं ये? प्रीचर क्या करता है? बोलता है तो अपनी बातें अच्छा बात तो ज्ञान- खाली अपना ही ज्ञान देता रहता है कि मेरी बात सही है, तुम्हारी बात गलत है। प्रोसिक्यूटर क्या करता है? पकड़ के बोलेगा तुमने ये गलत पॉइंट बोला। तुम्हारी गलती है, तुम चुप रहो, तुमने झूठ बोला था। उस समय जब कमरे में मैं थी, मैं सो रही थी, तुमने ये किया था, प्रोसिक्यूटर। और पॉलिटिशियन क्या बोलता है? इससे पूछो, इससे पूछो। लेकिन जब आप किसी आदमी की बात पर अग्री करते हैं तो आप ये तीनों काम नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल आदमी यही तीनों काम करता है। आप किसी को भी देख लीजिए, जहां बहस हो रही है, ये तीनों में से एक आदमी खड़ा हो जाता है। प्रीचर मतलब अपनी बात प्रीच कर रहा है कि मेरी बात ही सही है। प्रोसिक्यूटर मतलब तुम्हारी बात गलत है, वकील की तरह काम कर रहा है। और तीसरा पॉलिटिशियन, इनसे पूछो, इनसे पूछो, पूछ लो, झूठे गवाह लेकर आ जाएगा। आम आदमी ऐसे ही काम करता है। वी आर साइंटिस्ट्स ट्राइंग टू गेट टू द ट्रूथ। ऑथर कह रहे हैं हम यहाँ पर आपको बनाना चाहते हैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट किसी चीज़ को जानता है, फिर भी वो और गहराई में जाना चाहता है, उसको चाहिए सच। वी आर साइंटिस्ट्स ट्राइंग टू गेट टू द ट्रूथ। हम साइंटिस्ट हैं और हम बात की तह तक, सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स आर ऑफन फार मोर कॉम्बैटिव एंड एडवर्सेरियल दैन दे नीड टू बी। मतलब जो बहस होती है वो ज़्यादा लड़ाई टाइप की दिखती है। हाँ, आर्ग्यूमेंट्स जो बहस होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्बैटिव होती है। कॉम्बैटिव मतलब लड़ाई। जहाँ अटैक होता है, मारपीट होती है, कॉम्बैट। एंड एडवर्सेरियल, एडवर्सेरियल मतलब जहाँ दुश्मनी होती है। दैन दे नीड टू बी। जब दो लोग बात कर रहे हैं तो क्या, जैसे मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, मैं अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा हूँ, मैं अपने बॉस से बात कर रहा हूँ, तो क्या मुझे उसका दुश्मन बनना है? लेकिन जब बहस कर रहे हैं तो आप दुश्मन ही बन जाते हैं। उस दिन मैं मुझे खाना खिला रही थी, मुझे खाना खिला रही थी, अपने पति को स्वस्थ रख रही थी और चिल्ला रही थी, डांट रही थी, तुम खाना नहीं खाते, तुम खाना नहीं खाते। उस समय उनकी जो अप्रोच था वो कॉम्बैटिव था। मैं उनको पूछ रहा था, ठीक है तुम मुझे खाना खिलानी चाहती हो, कॉमन ग्राउंड मैंने उनको बताया, लेकिन तुम ये चाहते हो मैं स्वस्थ रहूं, ठूस ठूस के खिला दोगी, गर्मी का सीजन है, मैं उल्टी करके मर जाऊंगा, तो क्या फ़ायदा तुम्हारे स्वस्थ रखने का? कॉम्बैटिव हम लोग हमेशा यही करते हैं, जब बहस करते हैं तो कॉम्बैटिव हो जाते हैं, लड़ाई के मुद्दे में चले जाते हैं। भाई भाई को हेल्प नहीं कर पाता। अभी भी जो अमित है हमारा मामा का लड़का, वो अपने भतीजे को हेल्प नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में जो बातचीत होती होगी वो कॉम्बैटिव होती होगी। हरीश टोल्ड मी, हरीश से इसकी बात हुई है ऑथर की, यू शुड बी विलिंग टू लिसन टू वॉट समवन एल्स इज सेइंग एंड गिव देम अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर इट। एक बार मुझसे डॉक्टर रिम्पी ने शादी से पहले मुझसे कहा था कि ये सब लोग जब तुमसे बात करते हैं तो अग्री कैसे करते हैं? तो मैंने उनसे कहा था इसका एक ही सिंपल रूल है, जब भी किसी से बात करो और आप चाहते हो आपसे अग्री कर जाए तो उसका एक ही सिंपल रूल है, उसको ध्यान से सुनो और उसके साथ अग्री करो। ध्यान से सुनो और उसके साथ अग्री करो। यही ये भी कह रहे हैं कि मुझसे हरीश कह रहे थे, यू शुड बी विलिंग टू लिसन टू समवन एल्स। आप धीरज वाले होने चाहिए, सामने वाले को ध्यान से सुनना चाहिए। एंड गिव देम क्रेडिट फॉर इट, और उसके बाद उस आदमी को उसका क्रेडिट दो। क्रेडिट मतलब उसने इतनी सारी, यार तुम बड़े ही इंटेलिजेंट हो यार, कैसे पता तुम्हें? उसकी बात को पहले ध्यान से सुनो। और हम लोग क्या करते हैं, वो बीच में बोल रहा है, बीच में काट दिया उसको, सुनो हमारी बात सुनो यार। उसको लगता है तुम तो मुझे तुम जानते भी हो मुझको, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? अक्सर ऐसा होता है, बेचारे हमारे गुड्डू भैया इलेक्ट्रिशियन, वो मुझसे बात करते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। दिलीप सर से बात करते हैं, बोलते हैं ये आदमी मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, परेशान कर रहा है। मैंने यही कई सालों से एजेंडा बना रखा है, सिंपल मोटिव यही है, जब भी किसी से बात करो ध्यान से पहले सुनो। अभी कल ही मैंने बात किया गुड्डू से, मैंने कहा गुड्डू भैया ये प्रॉब्लम है, इन्वर्टर लगना है, ये करना है, वो करना है। मैंने कहा नहीं, पहले मैंने पूछा कैसी तबीयत है यार, बल्कि मैंने ऐसे ही पूछ लिया उनसे, तबीयत कैसी है? मैंने कहा बड़ी, बहुत हालत ख़राब है, बहुत हालत ख़राब है। मैंने कहा क्या तबीयत ख़राब है, मतलब क्या हुआ? तो गर्मी से बहुत हालत ख़राब है साहब। मैं समझ गया कि वो आ नहीं पाएगा।
मैं कहा यार लेकिन अब कैसे बोलूँ, काम कुछ है? तो बोलते नहीं, बताइए काम क्या है। मैंने बताया काम क्या है, फिर खुद ही बोले कि यार भैया सुबह या शाम को कर देंगे। कहा ठीक है यार चलो देख लेना, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। अब मैं उसको बोला नहीं, आज का आज होना है, मरो चाहे जियो, खड़े हो जाओ यहाँ पे। गर्मी तो है, गर्मी का क्रेडिट दिया उनको मैंने, बात तो सही कह रहे हो तुम, पहले ध्यान से सुना, उसके लिए क्वेश्चन भी पूछा, पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया, तबीयत खराब तो नहीं है। अगर आप चाहते हैं किसी को अपनी बात मनवाना, पहले उसको ध्यान से सुनिए और उसको उसकी बात का क्या दीजिए, क्रेडिट दीजिए। इट मेक्स यू साउंड लाइक अ रीजनेबल पर्सन हु इज टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट। इससे ऐसा लगता है कि आप एक रीजनेबल पर्सन है। रीजनेबल मतलब अकलमंद है। अकलमंद खाली नहीं, रीजनेबल थोड़ा और सोच सकते हैं आप। ये अच्छा आदमी है, ऐसा लोग कहेंगे यार अच्छा आदमी है यार, ये सही काम करता है। देखो मैं बीमार हूँ, मुझे बुला नहीं रहा है, धूप में मुझे बुला नहीं रहा है, कितना अच्छा आदमी है। रीजनेबल मतलब आपके लिए लोग कहेंगे ये आदमी रीजनेबल है, तर्क के संगत काम करता है। कुतर्क से मैंने बोला नहीं आज के आज काम होना है, तो आपको लगेगा ये आदमी खड़ूस है, ये आदमी टॉर्चर करने वाला है, ये दया नहीं है इस आदमी के अंदर में। अनरीजनेबल मतलब जहाँ पर रीज़न होना चाहिए वहीं पर ये बोल रहा है। यही इसलिए कह रहे हैं यू मे साउंड लाइक अ रीजनेबल पर्सन। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनोगे और क्रेडिट दोगे तो कहेगा कि आप रीजनेबल आदमी हैं, क्योंकि आप हर चीज़ को अकाउंट में लेते हो। ये क्या है, हर चीज़ को अकाउंट में लेते हो? आपने नोट कर रखा है इसके बारे में, आपने हर चीज़ को अकाउंट में लिया है, ये पॉइंट भी रखा, ये पॉइंट भी रखा, ये पॉइंट भी रखा। अब आप क्या ये क्या कहते हैं, एग्री करने की वजह से ही कि क्या पता आप उसको बताओ कि ये काम है शाम तक तो अच्छा था, तो वो खुद ही से आकर के शाम तक में कर देगा काम। क्या पता, अगर वो लगे कि यार ये आदमी अच्छा आदमी है तो उसको लगेगा कि चलो इसके बाद इसके साथ काम कर लेते हैं। Being reasonable literally means that we can be reasoned with. वाह, that we are open to evolving our views on light of logic and data. अगले सेंटेंस में कह रहे हैं जब कोई आदमी रीजनेबल होता है, इसका मतलब ये है कि आप उस आदमी के साथ रीज़न कर सकते हो, आप तर्क से बात कर सकते हो, उसको समझा सकते हो। अनुज आए मान लो 3 दिन बाद घर से, बोल के गए थे 1 दिन बाद के लिए, और मुझे तो बताएंगे सर हमारी शर्ट का तीसरा बटन फट गया था इसलिए हम आ नहीं पाए। तो मैं कहूँगा मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्यों कहूँगा? क्योंकि शर्ट का बटन की वजह से कोई ना आए, जैसा कि हुआ था एक बार, मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, बेचारे के पास जैकेट नहीं था, कपड़ा नहीं था, बारिश में भीग जाते इसलिए नहीं आए थे ना एक बार। तो मैंने कहा था ये नॉन रीजनेबल बात है। आप एक समझदार आदमी से जब मिलोगे ना और आप अपनी बात उसको समझाना चाहोगे तो आप उसको 2-4 पॉइंट बताओगे जो आपके हिसाब से सही है, रीज़न है, सही रीज़न है, तो समझ जाएगा। रीज़न मतलब जैसे एक आदमी बोलता है, जैसे मैंने इनसे कहा कि यार तुम खा लो, ये खाना खा लो, ये कहेंगे नहीं मुझे खाना खाने का मन नहीं, पेट दर्द हो रहा है, तो एक रीज़न है। खाना नहीं खाने का क्या रीज़न है? पेट में दर्द है। जिस आदमी के साथ आप बहस कर सकते हो लेकिन अपनी बहस को रीज़न मतलब तर्क के संगत बात कर सकते हो, वो आदमी को बोलते हैं रीजनेबल आदमी। और अगर आप उसको सही रीज़न देंगे तो वो आदमी अपने विचारों को लॉजिक से और डाटा से मतलब जानकारी से वो बढ़ाएगा, इवॉल्व करेगा। सो इन डिबेट विथ हरीश, वाई डिड डेब्रा नेग्लेक्ट टू डू दैट, वाई डिड शी ओवरलुक कॉमन ग्राउंड्स। तो बताइए जब इन लोगों की बहस हो रही थी तो डेब्रा ने इसके लॉजिक को ओवरलुक क्यों किया, क्यों ध्यान नहीं दिया, वो क्यों हरीश की बात को सुन करके और समझदार नहीं हो गई? इट्स नॉट बिकॉज डेब्रा इज़ 8 year old। सुनिए, डेब्रा जो लड़की है ना, हमने बताया था आपको 8 साल की लड़की है, वो लड़की नहीं है। शी इजंट अ ह्यूमन, वो लड़की ही नहीं है, वो एक AI प्रोग्राम है। डेब्रा जो प्रैक्टिक इज एन एनाग्राम आई इन्वेंटेड, बोलते मैंने एक कहानी बनाई आपके लिए, झूठी कहानी। हर ऑफिशियल नेम इज प्रोजेक्ट डेबिटर, उसका जो एक्चुअल नाम है वो है प्रोजेक्ट डिबेटर, एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो। एंड शी इज़ अ मशीन,
वो एक मशीन है. मोर स्पेसिफिकली एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप्ड बाय IBM टू डू फॉर डिबेट व्हाट विजडम डिड फॉर चेस. चेस के लिए एक कंप्यूटर का प्रोग्राम बना था, IBM ने बनवाया था, शायद वॉटसन नाम से, और वो धीमे धीमे शतरंज खेल करके एक्सपर्ट्स को हराना सीख लिया. ऐसे ही डेब्रा भी एक नया मशीन है जो लोगों से बहस करना सीख रही है. They first dreamed the idea in 2011 and started working intensively in 2014. ये जो आइडिया आया एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना करके उसके साथ बहस करवाना, ये आइडिया आया था 2011 में जब मैं लखीमपुर आया था, और ये पूरा का पूरा रेडी हो गया 2014 में जब गवर्नमेंट आई थी, ये NDA गवर्नमेंट आई थी, BJP गवर्नमेंट आई थी जब. Just a few years later, Project Debater had developed the remarkable ability to conduct an intelligent debate in public. और कुछ ही महीनों में ना, नहीं, कुछ ही सालों में ये मशीन इतनी एक्सपर्ट हो गई कि पब्लिक के सामने बहस कर सकती है अच्छे तरीके से. कंप्लीट विथ फैक्ट्स, कोहेरेंस सेंटेंसेस एंड इवन काउंटर आर्ग्यूमेंट्स. ये इतनी इंटेलिजेंट हो गई कि खुद ही इंटरनेट पे अलग अलग जानकारी लाएगी, आपकी बात को सुनेगी और अपनी जवाब देगी. हर नॉलेज कॉर्पस कंसिस्ट्स ऑफ 4 मिलियन आर्टिकल्स, और उसका जो ज्ञान है उसमें 400 मिलियन, कितना करोड़ हुआ? एक मैं बता रहा हूँ कि 40 करोड़ आर्टिकल्स पढ़ती है वो, लार्जली फ्रॉम क्रेडिबल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. और ये सब ऐसी वैसी बातचीत नहीं होती, वो अच्छे न्यूज़पेपर में से और मैगजीन्स में से निकाल के लाती है आर्टिकल जो पढ़ती है वो. एंड हर क्लेम डिटेक्शन इंजन इज डिज़ाइन टू लोकेट की आर्ग्यूमेंट्स, आइडेंटिफाई देयर बाउंड्रीज एंड वे द एविडेंस. भैया ये 3 चीज़ें तो आप लोगों को भी समझा नहीं पाऊँगा मैं. हर क्लेम डिटेक्शन इंजन, और जब वो कोई बात क्लेम करती, आपको कहती है ये बात सच है, उसके लिए 3 चीज़ें, वो 3 औजार यूज़ करती है. देखिए आजकल कुछ ऐसी, मेरे पास एक कैमरा है सामने, और इस कैमरे में, बहुत से कैमरेज में ऐसा आता है कि आप जब, जहाँ पर आपका मुंह है वहीं पर अब चला जाएगा कैमरा, फोकस करेगा वहाँ, ऑटो फोकस बोलते हैं, मोशन ट्रैक कर लेता है, इसको ट्रैकर बोलते हैं, ट्रैक कर लेता है. यहाँ पर क्लेम डिटेक्शन इंजन है इसके पास. ये जो मशीन बनी है वो आपसे बोलेगी ये मेरा दावा है कि ये सच है. क्लेम है, क्लेम मतलब दावा. और ये दावा किस बेसिस पे कहती है? 3 चीज़ों के बेसिस पे. सबसे पहला, लोकेट की आर्ग्यूमेंट्स. जहाँ कहीं कुछ बातचीत हो रही है उसमें से की आर्ग्यूमेंट निकालो. जैसे इन लोगों की जो बहस हो रही थी कल ही हो रही थी ना, और की आर्ग्यूमेंट क्या था? एक मासूम सी बच्ची सोना चाहती थी कुटैम से. अच्छा, एक मासूम सी बच्ची लेटी हुई थी, जो आज बता रही लेटी हुई थी, कल बोल रही थी मैं नींद आ रही थी, सो रही थी. वो तो रात की बात है, रात में 2:30 बजे लड़ाई हुई थी, वो तक सोना चाहती थी. गिटार बजा रहे थे मैं कान के ऊपर, उसी बात को नीचे आई तुम चढ़ के. हाँ, एक मासूम सी बच्ची सोना चाहती थी, ये मेन आर्ग्यूमेंट था कि मैं सोना चाहती थी और ये लोग मुझे सोने नहीं दे रहे थे. बात चली आधे घंटे, लेकिन मेन आर्ग्यूमेंट यही था, की आर्ग्यूमेंट यही था कि मैं सोना चाहती थी और वो सोने नहीं दे रहे थे. ठीक. आइडेंटिफाई देयर बाउंड्रीज. और उसके बाद ये जो मशीन है जहाँ कहीं पर भी बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ती है उसकी बाउंड्रीज भी आइडेंटिफाई कर लेती है. इसका क्या मतलब है? मतलब एग्जाम्पल दो, कैसे लिमिटेशन को एग्जाम्पल दो जहाँ पर, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं काउंटर के बारे में, टेस्ट के बारे में, तो आप बता दोगे. लेकिन मैं आपसे पूछूं डॉक्टर के बारे में, कौन से डॉक्टर ने क्या काम कहा है, तो आप बोलोगे सर मुझे पता नहीं. उसको अपनी हद पता है कि मतलब ऐसा तो मैं नहीं बोलता. ये ऑटोमेटिक मशीन जानती है कि ये आर्टिकल मुझे पढ़ना है और ये आर्टिकल का हद इतना ही है, इसके बियॉन्ड मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती. बहुत बड़ी चीज़ है अगर कंप्यूटर काम कर पाता है तो. तीसरा, एंड वे द एविडेंसेस. वो जब कोई सबूत मिलता है तो उसको वजन कर सकती है, जांच कर सकती है कि वजन ये सबूत सही है कि गलत है. ये मशीन कर पाती है. फॉर एनी डिबेट टॉपिक शी कैन instantaneously search her knowledge graph for relevant data points, mold them into logical case and deliver it clearly, even entertainingly
इन अ फीमेल वॉइस विद इन टाइम कंस्ट्रेन। इतनी एक्सपर्ट मशीन है, इसलिए कहते हैं अगले 10 सालों में दुनिया कैसी होगी हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ये आया है क्या कर रहा है, वो किसी भी टॉपिक पर उसको डाल दीजिए डिबेट करने के लिए, वो इंस्टेंटेनियसली मतलब तुरंत के तुरंत उस चीज़ का नॉलेज निकालेगी, उसमें से ग्राफ निकालेगी कि उस ग्राफ के हिसाब से मेरी नॉलेज कितनी कम है कि ज़्यादा है, और उसको फिर एक बात बनाएगी। हम लोग भी यही करते हैं, जब कुछ बात कोई हमसे बहस करता है तो हम दिमाग में सोचते हैं, उसके बाद उसको सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, एंड डिलीवर इट क्लियरली, और उसके बाद साफ साफ बोलते हैं। और ये बोल रहे हैं यहाँ पर खाली साफ साफ नहीं बोलती है, ये मजाक भी कर लेती है, एंटरटेन भी करती है एक औरत की आवाज़ में, और वो सब टाइम लिमिट के अंदर के, इतने टाइम में ही मैं आपको बोलूँगी, ये सब ये कंप्यूटर का प्रोग्राम कर लेता है। 400 मिलियन 40 करोड़ आर्टिकल ये 1 सेकंड में कड़र करके सर्च करके आपको बता देती है कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट। आज इसका फ़ायदा हम लोग उठाते हैं, आप भी उठाते हैं, अगर उठा सकते हैं, जब आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। हर फर्स्ट वर्ड इन द प्री स्कूल सब्सिडी डिबेट वर ग्रीटिंग्स हरीश, I have heard you hold the world record in debate competition wins against humans, but I suspect you have never debated a machine. Welcome to the future. जब ये हमने पिछली बार पढ़ा था तो डेब्रा जो लड़की थी 8 साल की, उसने क्या बोला था, याद है सेंटेंस? डेब्रा किक्स ऑफ विथ अ जोक। जब हमने पिछली बार पढ़ा था तो उसमें बात कैसे शुरू हुई थी, डेब्रा ने एक चुटकुला बोलना शुरू किया, जोक से शुरू किया, जिसमें पूरा का पूरा क्राउड हंसा, telling Harish that although he may hold world record with in debate wins, he has never debated someone like her. यहाँ पर उसने जानबूझ के हमको ऐसा सेंटेंस बोला ताकि हम ये सोचें कि वो लड़की है। हर यहाँ पर डेब्रा ने एक चुटकुले के साथ स्टार्ट किया, जहाँ पर पूरी की पूरी जो भीड़ थी हंसने लगी, और उसने कहा हरीश से कि तुम्हारे पास भले वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, लेकिन तुमने मेरे जैसी बंदी के साथ में कभी, लड़की के साथ में कभी बहस नहीं की होगी। एक्चुअली वो लड़की क्यों बोली उसने, क्योंकि वो कंप्यूटर प्रोग्राम है लेकिन लड़की की आवाज़ में बोल रही है। अब पहली बार अब पता चल रहा है कि वो लड़की नहीं थी, क्या थी, क्या था, AI का फुल फॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फुल फॉर्म बताओ बताओ। बोलिए। आर्टिफिशियल, नकली को बोलते हैं आर्टिफिशियल, बोलो, और बुद्धि को बोलते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। हाँ, तो ये कह रही है हरीश तुम्हारे पास भले वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, लेकिन पहली बार तुम एक मशीन से बहस कर रहे हो। वेलकम टू द फ्यूचर, मतलब भविष्य में तुम्हारा स्वागत है। अब तुम पिछले ज़माने में नहीं हो, अब तुम भविष्य में आ चुके हो। अभी परसों रात को हम लोगों ने एक पिक्चर देखी जिसमें एक AI की फिल्म थी, एक मशीन नुमा आदमी बनाया गया, बहुत समझदार। हम और आप जब सोचते हैं तो 2 4 10 लाइन सोच पाते हैं, वो तो इंटरनेट से कनेक्टेड है, एक ही सेकंड में वो पूरा का पूरा करोड़ों आर्टिकल समझ लेता है, पढ़ लेता है, और उसकी स्पीड आदमी से भी ज़्यादा ताकतवर है। और अभी इस समय एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसका नाम है न्यूरालिंक। उसमें एक मशीन लगाएंगे आपके कान के अंदर, यहाँ पीछे चल रहा है एक्सपेरिमेंट, चालू हो गया है, और उस मशीन के ज़रिए आप कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करते हैं। अभी तो हम कंप्यूटर को हाँ ना काम बोलते हैं माउस से, कीबोर्ड से। इलॉन मस्क जैसे लोग बोलते हैं ये बड़ा स्लो मेथड है। कोई ऐसा फ्यूचरिस्टिक सिस्टम आना चाहिए, अगर AI समझदार होता गया, AI तो सेकंडों में बिना हाथ पैर हिलाए बोल देता है। हम लोग को भी ऐसे होना चाहिए कि हम सोच करके कंप्यूटर को ऑर्डर दे सकें। वो इस फिल्म में दिखाया गया, लेकिन वो जो AI था वो बन गया दुश्मन, दुनिया का दुश्मन, बहुत से लोगों को मारा। ये बेचारी जो हीरोइन थी उसी की वजह से ये सब हुआ था। फिर एक नया AI आया, और वो AI कपड़े की सूट की तरह है, खूब बड़ा सा सूट, उसके अंदर आप जाकर बैठ जाते हैं, और उसके साथ आपको सिंक करना होता है। सिंक मतलब अपने ब्रेन को जोड़ना होता है। फिर वो मशीन और आप दोनों एक होंगे, ऐसा लोग बोलते हैं भविष्य में हो जाएगा। फिर आप हवाई जहाज़ में सबके साथ नहीं घूमेंगे, सबका अपना अपना हवाई जहाज़ का सूट होगा, पहनेगा, जूम करके हवा में उड़ेगा। तो ये टॉपिक था डांसिंग टू द सेम बीट
और इस पूरे टॉपिक को हम लोग कल ख़त्म कर पाएंगे, आज काफ़ी लेट हो चुका है, थोड़ा सा ही पार्ट बचा है। और लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट कल शुरू होगा, कल इस वीडियो के बाद। डोंट स्टेप ऑन देयर टोज़, कि जब दो लोग डांस कर रहे हैं तो डोंट स्टेप ऑन देयर टोज़, मतलब उनके पैर पे पैर मत डांस करते करते उनके पैर को दबा मत देना अपने पैर से, जो हम अक्सर करते हैं। जब दो लोग बातचीत करते हैं तो हमेशा सामने वाले को अपनी बात से दबा देते हैं, गिरा देते हैं, तो वो बहस बन जाती है। और समझदार लड़के लड़कियां आपस में भाई बहन दुश्मन बन जाते हैं ना? हाँ। ये सीखना होगा भैया, नहीं तो सपना सपना ही रह जाएगा तुम्हारा। करोड़पति बनने वाले, बड़ी बड़ी कंपनी बनाने वाले। कल पढ़ेंगे।